ये पहला है आपका, पहला क्वेश्चन देखिए, द क्वांटिटी ऑफ स्टील बार इन अ बार बेंडिंग शेड्यूल इज कैलकुलेटेड इन। ठीक, तो ये पहले तो बार बेंडिंग शेड्यूल पता होना चाहिए किस लिए बनाया जाता है। ठीक, बार बेंडिंग शेड्यूल में क्या क्या होता है, बार बेंडिंग शेड्यूल में नंबर ऑफ बार आता है, उसके बाद लोकेशन आती है, ठीक है, सब उसका वेट आता है, ठीक है, शेप आती है, उसकी साइज आती है, ठीक है, डाया आता है, ये सब क्या बार बेंडिंग शेड्यूल का ही पार्ट है। ठीक, लेकिन बार बेंडिंग शेड्यूल में जो आप लास्ट में क्वांटिटी निकालते हैं, ठीक है, क्वांटिटी निकालते हैं स्टील में, ठीक है, ये किस में निकाली जाती है, ये क्वेश्चन। ठीक, तो मीटर में तो निकाला नहीं जाता, ठीक, ग्राम में भी नहीं निकाला जाता, क्यों, क्योंकि ग्राम बहुत छोटी क्वांटिटी, हालांकि वेट की क्वांटिटी है, वेट की यूनिट है, लेकिन बहुत छोटी है, ग्राम में निकालेंगे तो वैल्यू अनरीडेबल हो जाए। ठीक है, यानी उसको पढ़ नहीं पाएंगे, पढ़ो और समझना कठिन होता है। ठीक, नंबर ऑफ फुल लेंथ स्टील रॉड, ये भी नहीं, गलत है ये आपका। ठीक, तो किलोग्राम, तो आपका डी सही है, किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम में निकाल, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपके लिए, किलोग्राम में निकाला जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर मास कंक्रीट इज यूजुअली। तो अब मास का वर्क है, देखिए नाम में लिख दिया मास, ठीक है, यानी स्थूल कार्य। तो ये तो कंक्रीट नहीं भी लिखता तो भी आप समझ जाते कि ये मास का मतलब क्या, मास मतलब स्थूल कार्य होता है। जब स्थूल कार्य होता है तो उसमें वॉल्यूम में मेजरमेंट किया जाता है, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या है, लीनियर मीटर, ये गलत है, क्यूबिक मीटर सही है। ठीक है, जैसे भी जब भी स्थूल कार्य होता है यानी वॉल्यूमिनस काम होता है, ठीक है, जिसमें ऊंचाई लंबाई गहराई सब कुछ होती है, ऐसे काम को आप मीटर क्यूब में मेजर करते हैं। ये मेजरमेंट का क्या है, सिद्धांत है, ये बताया गया, प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट में बताया गया। क्या बताया गया, पहला बताया गया कि अगर स्थूल कार्य है तो उसको मीटर क्यूब में मेजर करेंगे। ठीक, अगर कोई कार्य सतही है तो उसको स्क्वायर मीटर में मेजर करेंगे। ठीक, अगर कोई कार्य की चौड़ाई और ऊंचाई कम है, लंबाई ज्यादा है, ठीक है, तो आप मीटर में मेजर करेंगे। अगर कोई एक ही जैसे दिखने वाले कार्य है, ठीक है, अलग अलग, ठीक, अगर उसको गिना जा सकता है तो उसको नग में लेते हैं, यानी नंबर में लेते हैं। ठीक, तो ये सब तो बताया गया है। ठीक, तो इसमें पहला वाला पूछ रहा है कि मास कंक्रीट मतलब स्थूल कार्य यानी स्थूल कंक्रीट, उसको क्यूबिक मीटर में मेजर करते हैं। आई होप ये लोग आप लोग ये सही किए होंगे, अगर आप कर रहे हैं। चलिए अगला है, अगला पूछा गया है, द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर रिवेट। ठीक है, ये क्वेश्चन बताया गया था आपको, पहले भी डिस्कस किया गया। ठीक, ये रिवेट की यूनिट क्या होती है, कई एग्जामों में कई बुकों में लिखा रहता है नंबर में। ठीक, तो नंबर गलत है, नंबर में रिवेट को नहीं मेजर किया जाता। ठीक, इसको वेट के टर्म में मेजर किया जाता है, क्विंटल में। अगर आपके पास बोल्ट है, रिवेट है, ठीक है, ये सब किस में मेजर किया जाता है, ये सब क्विंटल में मेजर किया जाता है, गिनना पॉसिबल नहीं है इन सब चीजों। ठीक, तो क्विंटल में मेजर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यूनिट आप लोग तैयार करके जाइएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यूनिट तैयार होना चाहिए। ठीक है, कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन इसी के आ जाए। आगे देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि छिद्रित ईंट चिनाई, मान लीजिए, ठीक है, छिद्रित ईंट चिनाई मतलब हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। अब छिद्रित ईंट क्या होती है आपको पता होगा। ठीक, छिद्रित ईंट क्या होती है पता होगा, छिद्रित ईंट में बता देता हूँ। ये मान लीजिए आपके पास ईंट है, ठीक है, ईंट में क्या होता है, परफोरेशन होता है, परफोरेशन मतलब छिद्र होते हैं, ठीक है, छिद्रित ईंटें होती है। अब इसका अगर आपने ईंट चिनाई की है तो इसको किस में मेजर किया जाता है, इसको स्क्वायर मीटर में मेजर किया जाता है। ये ध्यान रखने वाली चीज है, ये याद करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ईंट चिनाई है तो मीटर क्यूब में हमको पता है। ठीक, आधे ईंट की चिनाई है तो हम बता चुके हैं मीटर स्क्वायर में। ठीक, अगर हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर है यानी ईंट की छिद्रित चिनाई है तो आप किसमें मेजर करेंगे, इसको स्क्वायर मीटर में मेजर करेंगे। ठीक, ना कि क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मीटर गलत है। ठीक, कुछ लोग इसी में कंफ्यूज हुए होंगे, क्यूबिक मीटर और स्क्वायर मीटर, तो क्यूबिक मीटर गलत है, स्क्वायर मीटर में मेजर किया जाता है। फिर आगे देखते हैं आपकी इकाई। फिर पूछा है कि पॉइंटिंग को किसमें मेजर किया जाता है, ये तो बताया जा चुका है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में पहले भी आ चुका है कि पॉइंटिंग को किसमें मेजर किया जाता है, पॉइंटिंग को स्क्वायर मीटर में मेजर किया जाता है। ठीक, स्क्वायर मीटर में मेजर किया जाता है पॉइंटिंग को, पेंटिंग को, इन सबको स्क्वायर मीटर में मेजर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शटरिंग, शटरिंग भी बताया गया है। ठीक, शटरिंग क्या होती है, शटरिंग अगर आपको कोई चीज ढालनी है, बीम ढालनी है, तो उसके चारों तरफ आप एक फर्मा बनाते हैं। ठीक, इसको कहते हैं शटरिंग। अभी लकड़ी की बनी रहती है, जानती है, प्लाईवुड की होती है, कभी कभी स्टील की भी होती है। ठीक है,
तो प्लाईवुड की होती है तो इसको किस में मेजर किया जाता है, इसको मीटर स्क्वायर में, यानी जो फॉर्म वर्क है इसका एरिया मेजर किया जाता है, ठीक, और एरिया में ही इसका भुगतान होता है, ठीक। तो एरिया की यूनिट क्या है, स्क्वायर, ठीक, स्क्वायर मीटर। आपको याद रखना है कि शटरिंग की यूनिट क्या होती है, स्क्वायर मीटर। शटरिंग की जगह पे फॉर्म वर्क भी लिख सकता था, तो फॉर्म वर्क की वही चीज है। फिर पूछा कॉर्निश के लिए, ये तो बताया जा चुका है। कॉर्निश से क्या है, एक एस्थेटिक वर्क है, मतलब एक सजावटी कार्य है, ठीक। कहाँ पे किया जाता है, छत के आसपास किया जाता है, ठीक, छत के आसपास नीचे किया जाता है, ठीक। कॉर्निश तो इसको किस में मेजर किया जाता है, ये रनिंग मीटर में मेजर किया जाता है, ये पता होना चाहिए। कॉर्निश किस में मेजर किया जाता है, रनिंग मीटर। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछता है, चाहे कंपटीशन का एग्जाम दीजिए, चाहे आप अपना एग्जाम देंगे तो, ठीक। तो कॉर्निश को रनिंग मीटर में मेजर किया जाता है। फिर अगला है नीटिंग ऑफ चेयर। चेयर की जो बुनाई होती है किसमें मेजर की जाती है, ठीक। अब चेयर की बुनाई देखिए, मान लीजिए आपको 10 चेयर करना है, ठीक, और 10 चेयर कैसे रहेंगे, आइडेंटिकल रहेंगे, ठीक, और इसमें बुनाई की जाती है, ठीक? तो ये कैसी चीज होगी, इसको गिन सकते हैं आप। मान लीजिए किसी आपके पास 10 चेयर है और किसी आपके ठेकेदार ने या किसी भी आदमी ने कहा कि मैं एक चेयर की बुनाई के लिए 100 रुपया लूंगा, ठीक। तो आप उसको क्या बोलेंगे, आप उसको बोलेंगे कि मेरे पास ऐसी 100 चेयर है, ठीक। तो ये कहाँ किसमें काम चल रहा है, ये नग में काम चल रहा है, ठीक, क्योंकि सारी चेयर में एक ही जैसा चीज लगेगा, एक ही मटेरियल लगेगा और एक ही क्वांटिटी में लगेगा और उतनी ही मेहनत लगेगी, ठीक। तो इसको आप नग में मेजर करेंगे। कुछ लोग कंफ्यूज हो गए होंगे स्क्वायर मीटर में, तो स्क्वायर मीटर में नहीं किया जाएगा। ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है पहले, जब कन्वेंशनल पेपर होता था तब पहले पूछा जा चुका है। फिर आगे देखते हैं कौन सी यूनिट, तो यूनिट आपको प्रॉपर तैयार करके जानी है, ध्यान रखिएगा। फिर आपके पास स्कर्टिंग। अब स्कर्टिंग क्या होती है तो बताइए आपको, ठीक, क्या होती है, ये जो फर्श होता है आपके उसके निचले सिरे पर दिया जाता है, ठीक है, ताकि पानी से कांटेक्ट में ना आए, ठीक। अब इसको किस में मेजर किया जाता है, क्योंकि स्कर्टिंग की ऊंचाई उतनी नहीं होती, क्योंकि स्कर्टिंग की उतनी ऊंचाई नहीं होती, थोड़ा देखिए, अगर आप घर में चारों तरफ देखेंगे तो कम ऊंचाई में दिखेगा, मुश्किल से 7-8 सेंटीमीटर भी नहीं होगी, ठीक है, 7-8 सेंटीमीटर भी इसकी ऊंचाई नहीं है। तो ऊंचाई इसके लेंथ के और विड्थ के कंपैरिजन में कम है, ठीक। तो आप किसमें मेजर करेंगे, इसको लेंथ में मेजर करेंगे, लेंथ मतलब मीटर में मेजर करेंगे। हाँ, डैडो अगर बोल देता है। अब डैडो क्या होता है ये तो बताइए आपको, ये बाथरूम में किया जाता है, बाथरूम में किचन में डैडो किया जाता है, ठीक। तो डैडो की क्योंकि ऊंचाई ज्यादा हो जाती है, क्योंकि ऊंचाई ज्यादा हो जाती है और लेंथ भी ज्यादा होती है, तो इसको किसमें मेजर किया जाता है, इसको मीटर स्क्वायर में मेजर किया जाता है। तो जैसी क्वांटिटी खुद रहेगी वैसे ही उसका यूनिट रहेगा। कौन डिसाइड करेगा, ये क्वांटिटी खुद डिसाइड करेगी कि मेरी यूनिट क्या है, ठीक। तो स्कर्टिंग के लिए मीटर और डैडो के लिए मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, रनिंग मीटर। और आगे क्वेश्चन देखते हैं। फिर पूछ रहा है जंगल के क्लियरेंस के लिए, यानी जंगल की अगर आपको सफाई करनी है तो इसमें मेजर किया जाता है, ठीक। तो जंगल की, पेड़ की कटाई लिखा होता तो नंबर में किया जाता, अगर ये पेड़ की कटाई लिखा होता तो नंबर में किया जाता, ठीक। लेकिन ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है जंगल का साफ करना, जंगल को साफ करना। मान लीजिए आपके पास एरिया दे दिया जंगल, ठीक, उसको साफ करना, तो किसमें मेजर करेंगे आप, उसको एरिया में ही मेजर करेंगे। साफ करने का मतलब भी वही है, पेड़ हटाना, वहां से पेड़ हटाना, जमीन को समतल करना, ठीक है, यही उसका मतलब भी यही है, जंगल सफाई का मतलब। तो इसको किसमें मेजर करेंगे, एरिया में मेजर करेंगे, यानी स्क्वायर मीटर में मेजर करेंगे, ठीक। जंगल की सफाई ये भी पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में पहले, ठीक, कन्वेंशनल पेपर में ही मैंने वहीं से उठाए हैं सारे क्वेश्चन यूनिट वाले। तो जंगल की सफाई किसमें मेजर की जाएगी, स्क्वायर मीटर में। फिर एक्सपेंशन जॉइंट, ये तो बताया गया था आपको एग्जाम में, क्लास में जब मैं डिस्कस कर रहा था मेजरमेंट वाला यूनिट, तब डिस्कस कर रहा था, तभी बताया गया कि एक्सपेंशन जॉइंट को किसमें मेजर किया जाता है, एक्सपेंशन जॉइंट को मीटर में मेजर किया जाता है, ठीक, यानी लेंथ में मेजर किया जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, रनिंग मीटर। फिर है यूनिट ऑफ डेडो, देखिए आ गया यूनिट ऑफ डेडो आ गया, अभी बता, अभी डिस्कस कर रहे थे डेडो, और डेडो आ गया, ठीक। तो डेडो को किसमें मेजर किया जाता है, क्योंकि डेडो में ऊंचाई भी होती है, अच्छी खासी ऊंचाई होती है, ठीक। तो इसको स्क्वायर मीटर में मेजर किया जाता है। स्कर्टिंग में ऊंचाई नहीं होती, स्कर्टिंग की ऊंचाई बहुत कम होती है, ठीक, इसलिए उसको लेंथ में, डेडो की ऊंचाई भी होती है और लेंथ भी होती है, इसलिए इसको स्क्वायर मीटर। फिर अगला क्वेश्चन पूछ रहा है प्री कॉस्ट कंक्रीट। प्री कॉस्ट कंक्रीट का मतलब क्या, कंक्रीट ही है लेकिन ये पहले से कास्ट की हुई, ठीक, यानी आपने कहीं अपने अपने लेबोरेटरी में इसको कास्ट किया है
और साइड पे ले जाके इंस्टॉल करते हैं। तो ये कैसी कंक्रीट है, ये प्रीकास्ट है, यानी पहले से, यानी पूर्व ढलित है। अब कंक्रीट तो कंक्रीट ही है, चाहे पूर्व ढलित हो चाहे पश्च ढलित हो। तो इसको किस में मेजर किया जाएगा, क्योंकि कंक्रीट स्थूल कार्य है तो इसको मीटर क्यूब में मेजर किया जाएगा। कंक्रीट क्योंकि स्थूल कार्य है तो इसको मीटर क्यूब में मेजर। आगे देखते हैं फिर स्वइंग ऑफ टिम्बर, ठीक है, यानी जो लकड़ी की कटाई है, काटने की जो वो है, उसको किस में मेजर किया जाता है। तो लकड़ी का काटना मेजर किया जाता है आपका हमेशा ही स्क्वायर मीटर, ठीक है, ये ध्यान रखना। लकड़ी की कटाई हमेशा स्क्वायर मीटर में मिलती है। थोड़ा मतलब कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, तो इसको स्क्वायर मीटर में किया जाता है, याद रखना, ठीक। और ये भी आपके एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है, लकड़ी की कटाई स्क्वायर मीटर। फिर है पैनल्स लगाना, ये भी बताया गया। अब पैनल्स लगाना, मान लीजिए आपके घर में 10 खिड़की है और 10 खिड़की में आपको पैनल लगाना है, तो आपके पास जो भी आप जिसको भी देंगे ये काम करने के लिए, वो क्या करेगा, केवल एक पैनल का माप ले लेगा, ठीक है, केवल एक पैनल का माप ले लेगा और क्या करेगा, उसका कॉस्ट निकाल लेगा। और फिर आपसे पूछेगा कि आपके पास इतने इसके ऐसे जैसे इसके जितने कितने पैनल है, यानी कितनी खिड़कियां हैं, तो आप बोलेंगे 20, ठीक। तो ये जो पैनल को लगाना है ये नंबर में मेजर किया जाता है। और सफाई भी, मान लीजिए आपको अगर ग्लास की सफाई करनी है तो ये भी नंबर में ही मेजर किया जाता है। क्यों, क्योंकि जो खिड़कियां होती हैं अमूमन एक ही शेप की बनी रहती है पूरे घर में, ठीक है, पूरी बिल्डिंग में, तो आप इसको नंबर में मेजर करेंगे ग्लास पैनल की फिक्सिंग। तो इतने यूनिट आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक। और भी है आगे यूनिट, चलिए आगे यूनिट देखते हैं। क्या आगे यूनिट पूछा आपसे कि पेंटिंग को किसमें मेजर किया जाता है, अगर फर्नीचर की पेंटिंग की जाती है तो उसको किसमें मेजर किया जाता है। ये देखिए, ये भी बुनाई से रिलेटेड वाला क्वेश्चन है कि चेयर की बुनाई किसमें मेजर की जाती है, तो आपने नंबर बताया, ठीक। तो क्योंकि फर्नीचर भी क्या हो सकता है, ज्यादा नंबर में हो सकता है, ठीक। तो एक फर्नीचर की क्या करेंगे आप, एक फर्नीचर पे जो पेंटिंग का कॉस्ट आ रहा है उसको निकाल लेंगे, और आपके पास अब कितने भी फर्नीचर होंगे उस हिसाब से कॉस्ट निकाली जाएगी। तो ये नंबर में मेजर किया जाएगा हमेशा, ठीक है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था और ये आपके एग्जाम में पूछा होगा, पहले से ही पूछा हुआ आपके एग्जाम में, कन्वेंशनल पेपर में आता था तब इसलिए पूछा गया आपसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो आपकी ट्रस होती है, यानी जो कैंची होती है, तो कैंची होती है उसमें जो आपके पास ये जो उसके अवयव लगे होते हैं, ठीक है, उसको किसमें मेजर किया जाता है, ठीक। उसके अवयव किसमें मेजर किए जाते हैं, वेट के टर्म में हमेशा मेजर किया जाता है, ये ध्यान रखना, क्विंटल में। क्यों, क्योंकि वो भी जनरली स्टील वर्क की होता है, ठीक। जो ट्रस होती है मोस्ट 99% केसेस में क्या बनी रहती है, स्टील की ही बनी रहती है, ठीक। तो उसको किसमें मेजर किया जाता है, क्विंटल। तो अगर आपसे पूछे ट्रस, अगर आपको मान लीजिए 10 ट्रस बनानी है, तब वो नंबर में मेजर किया जाएगा, एक पूरी ट्रस को एक नंबर में मेजर किया जाएगा। लेकिन अगर उसके पार्ट्स बोला जाए, ठीक, तो किसमें मेजर करेंगे आप, क्विंटल में मेजर। आगे देखते हैं, ठीक, आगे देखते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूं, इरेज कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये यूनिट के इतने क्वेश्चन आए हुए, ठीक है। और ये सारी यूनिट आपको पता होनी चाहिए, इसके अलावा भी पता होनी चाहिए, यही नहीं है मेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, हो गया, वाला क्वेश्चन हो गया, फिर फर्नीचर हो गया, स्टील के ट्रस हो गया। हाँ, अगला क्वेश्चन आपका, द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रोजेक्ट। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो अगर उसकी आपको कॉस्ट निकालनी है, ठीक है, यहाँ पे कॉस्ट की बात चल रही है, वैल्यू की बात नहीं चल रही, ठीक है। तो कॉस्ट अगर आपको निकालनी है तो उसको उसको क्या कहते हैं, उसको उसी को एस्टिमेशन कहते हैं, ठीक, प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अगर कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुआ उससे पहले जो कॉस्ट निकालते हैं उसको कहते हैं एस्टिमेशन, ठीक। एक्चुअल कॉस्ट तो आपको तभी पता चलेगी जब प्रोजेक्ट खत्म होता है, ठीक। क्या आपके पास फिर बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टिमेट इज लीस्ट एक्यूरेट। ये क्वेश्चन तो 50 बार पूछा जा चुका है, कोई भी कंपटीशन एग्जाम उठाएंगे उसमें हर एग्जाम में आता है। क्या ये कहना क्या चाह रहा है, ये बोल रहा है कि इन चारों में से कौन सा जो तरीका है एस्टिमेट निकालने का वो सबसे कम परिशुद्ध, ठीक है, ये सबसे कम एक्यूरेट, सबसे कम बोल रहा है।
तो देखिए जो मैंने आपको एस्टिमेट बताया है वो दो तरह के बताए, एक बताया है डिटेल एस्टिमेट और एक बताया है प्रिलिमिनरी एस्टिमेट। अब प्रिलिमिनरी एस्टिमेट क्या होता है, प्रारंभिक क्या होता है, ये आपको रफ कॉस्ट बताएगा, ठीक है, रफ कॉस्ट बताएगा। प्रारंभिक प्राकलन जो होता है वो आपको रफ कॉस्ट बताता है। अब ये किस लिए बनाया जाता है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेने के लिए बनाया जाता है, यानी प्रशासनिक स्वीकृति लेने के लिए रफ कॉस्ट ये बनाया जाता है। और दूसरा होता है डिटेल एस्टिमेट। डिटेल एस्टिमेट क्या होता है, ये एक्यूरेट होता है, इसमें आप एक एक मद की गणना करते हैं और उसकी लागत से गुणा करके टोटल कॉस्ट निकालते हैं, ठीक। तो ये डिटेल एस्टिमेट है और ये क्या कराता है आपको, लगभग आपको जो कॉस्ट आने वाली है उसकी भान करा देता है, ठीक। तो ये ज्यादा एक्यूरेट है, कौन सा, डिटेल वाला। अब आपने डिटेल के भी 3-4 मेथड देखे हैं, क्या क्या, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट देखा है, ठीक, आपने आइटम रेट एस्टिमेट देखा है, ठीक। तो ये सब एस्टिमेट आपने देखा। और इधर रफ वाले में आपने क्या देखा है, आपने देखा प्लिंथ एरिया, ठीक, और क्या देखा, क्यूबिक रेट एस्टिमेट देखा है, रनिंग मीटर वाला देखा है, ठीक। तो ये सब देखे हैं आपने। अब इसमें देखिए सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, ये किसके अंतर्गत आता है, ये इसके अंतर्गत आता है डिटेल वाले में। तो ये क्या है, ये परिशुद्ध। और प्लिंथ एरिया एस्टिमेट किसमें आता है, ये रफ वाले में आता है, यानी प्रारंभिक प्राकलन में। और डिटेल एस्टिमेट तो आपको पता ही है, ये रहा। रिवाइज एस्टिमेट भी किसका पार्ट है, डिटेल एस्टिमेट का पार्ट, ठीक। तो ये सप्लीमेंट्री, डिटेल और रिवाइज, ये क्या है, एक्यूरेट मेथड। तो सबसे कम एक्यूरेट क्या होगा, प्लिंथ एरिया। क्यों, क्योंकि ये प्रारंभिक प्राकलन का तरीका है और प्रारंभिक प्राकलन रफ कॉस्ट लेने के लिए निकाली जाती है, ठीक है। जैसे आपको अगर बाइक लेनी है तो आप अपने दोस्त से पूछोगे तुमको बाइक कितने की पड़ी, ठीक है, तो वो बोलेगा 80,000। तो आप क्या बोलोगे, अरे यार 80-90 हजार के आसपास मैं भी ले लूंगा। तो आपको क्या सपने में आएगा 80,000 में मिल जाएगी मार्केट, नहीं। आपने क्या किया, ये रफ एस्टिमेट किया, प्रारंभिक प्राकलन किया, तब आपको 80,000 की कॉस्ट पता चली, ठीक। लेकिन अगर आपको एक्चुअली में लेना है, जाएंगे मार्केट में, कॉस्ट अलग निकल के आ जाएगी। क्यों, क्योंकि आप डिटेल एस्टिमेट करोगे, फिर दुकान में जाओगे, पूछोगे, आप ये अपना स्पेसिफिकेशन बताओगे कि हमको इतनी सीसी की इंजन चाहिए और ये चाहिए, बैटरी चाहिए, फलाना ढिमका ये सब चाहिए, तो बताओगे, तब वो एक्चुअल कॉस्ट निकल के आएगा। तो ये क्या है, वो डिटेल एस्टिमेट है। प्लिंथ एरिया एस्टिमेट किसका तरीका है, ये प्रिलिमिनरी एस्टिमेट करने का तरीका है, जो कि कम परिशुद्ध होता है इसके तुलना में डिटेल एस्टिमेट की तुलना में। तो यही क्वेश्चन पूछा है, तो इसका क्या ऑप्शन सही रहेगा, प्लिंथ। अब आपको एग्जाम में इतना नहीं सोचना है, आपको ये पता होना चाहिए, पता चले एग्जाम में इतना सोचने में। तो अगला पूछ रहा है कारपेट एरिया में क्या इंक्लूड नहीं हो, ये पूछ रहा है नॉट इंक्लूड। क्वेश्चन को सही से पढ़ना है, आधे लोग यही लगा के चले आए पढ़ लिए होंगे कि इंक्लूड करना, इंक्लूड नहीं करना। तो पहले तो कारपेट एरिया क्या होता है, तो ऐसा इलाका आपके बिल्डिंग में जिसपे आप कारपेट बिछा सकते हो, जिसपे आप कारपेट बिछा सकते हो, कारपेट बिछा सकते हो। अब देखिए पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, द वॉल अलोंग डोर एंड अदर ओपनिंग, ठीक। तो ओपनिंग का एरिया बोल रहा है, ओपनिंग का एरिया क्या कारपेट एरिया में इंक्लूड होता है क्या, नहीं। जो आपकी दीवार होती है उसका एरिया कभी भी कारपेट एरिया में इंक्लूड नहीं होता, ठीक। फिर बोल रहा है एंट्रेंस गेट, एंट्रेंस गेट किसमें इंक्लूड होता है, ठीक। फिर बोल रहा है कि वरांडा और आपका पैसेज, ठीक। तो इसमें से सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें से सही ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, ऑल ऑफ द बुक, ठीक। तो ये वॉल क्या है, ये भी इंक्लूड नहीं होता, ठीक, और ये भी इंक्लूड नहीं होता और ये भी इंक्लूड नहीं होता, ठीक। तो द वॉल अलोंग द, अब ये कारपेट एरिया होता क्या है, कारपेट एरिया होता आपकी दीवार के अंदर का एरिया, दीवार के अंदर का फ्लोर एरिया, ठीक। और इस कारपेट एरिया को क्या कहते हैं, लिवेबल एरिया भी कहते हैं, ठीक। तो क्या आप एंट्रेंस गेट में रहते हैं क्या, क्या वरांडा में आप रहते हैं, रहने का मतलब वहां पे अपना जीवन यापन करना, ठीक है। ये वरांडा, पैसेज और ये कॉरिडोर क्या है, ये आपका सर्कुलेशन एरिया, ये भी बता दीजिएगा, ये सर्कुलेशन एरिया का पार्ट है। और कौन सा सर्कुलेशन एरिया, हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया, ये भी सर्कुलेशन एरिया का पार्ट है, एंट्रेंस गेट, ठीक। और ये जो आपका ये वॉल वाला इलाका, ये किसमें इंक्लूड होता है, जब आप प्लिंथ एरिया निकालते तब उसमें ये चीज इंक्लूड होती है, प्लिंथ एरिया में ये चीज इंक्लूड होती है। लेकिन आपको क्या बोला है, आपको बोला कारपेट, कारपेट एरिया क्या होता है, लिवेबल एरिया, ठीक। तो टोटल फर्श एरिया में से, यानी टोटल फ्लोर एरिया में से, फ्लोर एरिया क्या होता है, दीवार के अंदर का जो एरिया होता है उसको फ्लोर एरिया कहते हैं। फ्लोर एरिया में से आप क्या निकाल दीजिए, फ्लोर एरिया में से जो आप सर्कुलेशन का एरिया है वो निकाल,
सर्कुलेशन मतलब जिसमें चलते फिरते हैं आप, ठीक है, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए जो एरिया यूज करते हैं उसी को कहते हैं सर्कुलेशन एरिया। तब आपको क्या मिलेगा, तब आपको कारपेट एरिया मिलेगा। और इसमें से क्या घटा दीजिए, फ्लोर एरिया में से लैट का एरिया यानी लेटरिन का एरिया, लेटरिन में भी तो फ्लोर बना होगा उसका भी एरिया घटा दीजिए, बाथरूम का भी एरिया यानी बाथरूम में जो फ्लोर एरिया वो भी घटा दीजिए, ठीक। तो जो रहने वाला इलाका है उसको कहते हैं कारपेट एरिया। तो आप कहाँ रहते हैं, आप अपने रूम में रहते हैं, ठीक है। तो रूम में रूम का एरिया होता है यानी जो लिविबल एरिया होता है जहाँ पे आप सोते हैं बैठते हैं उसको कहते हैं कारपेट एरिया। तो इन सब में से कोई भी चीज कारपेट एरिया में सम्मिलित नहीं। तो 4-5 एरिया है, चारों पता होना चाहिए। पहला प्लिंथ एरिया, तो प्लिंथ एरिया क्या है, दीवार को मिला के फर्श का एरिया। फिर फ्लोर एरिया, अगर आप दीवार का एरिया घटा दीजिए प्लिंथ एरिया में तो आपको फ्लोर एरिया मिल जाएगा। फिर कारपेट एरिया क्या होता है, अगर आप टॉयलेट का बाथरूम का और ये सर्कुलेशन वाला एरिया घटा दीजिए तो आपको कारपेट एरिया मिल जाएगा, ठीक। और इंटरेस्ट तो आपको पता ही क्या होता है, ये क्या होता है, ये सब क्या है, चारों चीजें क्या है, ये सर्कुलेशन एरिया। सर्कुलेशन यानी परिसंचरण वाला एरिया जिसमें आप घूमते टहलते, रहते नहीं है ये सब, घूमते टहलते, इसीलिए इसको सर्कुलेशन एरिया बोलते हैं। उसका ऑप्शन सही हो जाएगा, आपको बताइए सी। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना है, व्हेन एन ओनर कैन बोरो मनी अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट इज पेड देन इट इज कॉल्ड एज, ठीक। मान लीजिए आपके पास कोई संपत्ति है, ठीक, और आप लोन लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस संपत्ति को किसी के पास जिससे आप लोन ले रहे हैं उसको गिरवी दे देंगे यानी उसको दे देंगे, रखे रहेंगे, ठीक। और क्या करेंगे, उससे कुछ लोन लेंगे, ठीक। और इस जो लोन लिया है उसकी कर्ज कैसे करेंगे, आप भुगतान करते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बंधक बनाना, यानी उसने आपकी संपत्ति को बंधक बना दिया। कब तक, जब तक आप उसको उसका ब्याज देके और उसकी पूरी कीमत नहीं दे देते तब तक ये जमीन उसके पास रहेगी, यानी ये प्रॉपर्टी उसके पास रहेगी। अब उसका वो जैसे चाहे वैसे यूज करे, ठीक है। तो ये मॉर्टेज है, ये बंधक का। बंधक देख लीजिएगा, लीज होल्ड तो पता ही आपको क्या होती है, लीज होल्ड प्रॉपर्टी क्या होती है और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी क्या होती है। फ्री होल्ड मतलब एक अधिकार है, मान लीजिए आपके पास आपका घर है, ठीक, तो जिसके नाम पे वो घर होगा वो उसका क्या होगा, पूर्ण स्वामित्व होगा, यानी उसके ऊपर उस बिल्डिंग के ऊपर किसी का अधिकार नहीं है, केवल उस मालिक का, ठीक। लीज होल्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, मान लीजिए जैसे मैंने कोई संपत्ति लीज पर ले रखी है, ठीक है, पट्टे पर ले रखी है, तब अब मैं उसको अपने तरह से यूज तो कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन तब किसकी इजाजत होनी चाहिए, उसकी इजाजत होनी चाहिए जिसकी ये प्रॉपर्टी। तो ये लीज होल्ड प्रॉपर्टी, जैसे आप किराए की दुकान लेते हैं वही चीज है, पट्टे पे लिखवा लेते हैं जमीन, आप सुने होंगे भाषा में, जनरल भाषा में यूज किया जाता है, पट्टे पर ली हुई है, तो इसका कॉन्सेप्ट पता होगा। फिर है एक बिल्डिंग के पास ओनर है, एक बिल्डिंग का ओनर है जिसके पास एनुअल फी ऑफ 1 लाख रुपया, ठीक, टोटल एनुअल कॉस्ट रिपेयर का 15,000 रुपया, ठीक, द कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ अ बिल्डिंग इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% है, ठीक है। अगर एक भवन के स्वामी के पास 1 लाख रुपया प्रति वर्ष क्या है किराए के रूप में प्राप्त होगा और पूर्ण मरम्मती कार्यों के लिए 15,000 रुपया खर्च करता है, ठीक है, तब भवन की पूंजीगत लागत बताएं, पूंजीगत लागत कैसे निकाली जाती है आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो पहले तो आप पूंजीगत लागत कैसे निकालेंगे, पहले आप ईयर परचेज निकालेंगे, ठीक है, ईयर परचेज आप निकालेंगे, ईयर परचेज कैसे निकालेंगे, 100 को डिवाइड कर देते हैं इंटरेस्ट, ठीक, इंटरेस्ट रेट आपके पास कितनी है 5, तो ये आ जाएगी आपके पास 20, और आपके पास 1,000 रुपये प्रति वर्ष किराए के रूप में प्राप्त होता है और 15,000 रुपया वो क्या कर देता है, 15,000 रुपया वो मरम्मती कार्य में देता है। तो नेट इनकम कितनी हुई उसके पास, इस 1 लाख में से आप क्या घटा दीजिए 15,000 घटा दीजिए, 15,000 घटा दीजिए, तो ये कितना मिलेगा आपको, 15,000 जब घटाएंगे तो आपको मिलेगा आपको मिलेगा 85,000 रुपये। अब ये क्या है, ये आपके पास नेट एनुअल इनकम है, अगर इसको आप ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दें, इसको अगर आप ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दें, ईयर परचेज क्या निकाला आपने 20, तो आपको क्या मिल जाएगा, इस भवन की कैपिटलाइज्ड वैल्यू मिल जाएगी, ठीक। तो मैंने आपको बताया था ईयर परचेज कैसे निकाला जाता है, लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या होती है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू होती है ईयर परचेज
मल्टीप्लाई बाई नेट एनुअल इनकम। नेट एनुअल इनकम कितनी है? नेट एनुअल इनकम कितनी है? इसकी टोटल इनकम माइनस जो मरम्मती कार्य के लिए पैसा दें। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। आई होप समझ में आएगा। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कैपिटलाइज वैल्यू का और ये दोनों चीज निकाल देंगे तो आपको निकल जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग क्या इंडिकेट करती है? ठीक, अगर किसी भवन के वैल्यू है तो वो क्या क्या इंडिकेट करती है? ठीक, वैल्यू मतलब आज के समय में उसकी क्या कीमत है, यही है वैल्यू। ठीक है, तो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन तो कुछ और भी हो सकता है ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 100 रुपया हो और आज उस भवन की वैल्यू 5000 रुपये हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक, 5000 रुपये तो ये तो हो ही सकता है। ओरिजिनल कॉस्ट से कोई मतलब नहीं है वैल्यू। ठीक, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग तो ये सही है आपका। ठीक, एनुअल रिपेयर से क्या मतलब है? ठीक, लोन टेकन फ्रॉम फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग से बोला था, तो आपका क्या सही है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, ये भवन की आज के समय में क्या वैल्यू है। ठीक, उसी को कहते हैं भवन का वैल्यूएशन या वैल्यू। वैल्यू और कॉस्ट अलग अलग चीज होती है। अब अगला क्वेश्चन आपके पूछ रहा था, कॉस्ट इंक्लूड जनरल ऑफिस एक्सपेंसेस, रेंट, टैक्सेस, सुपरविजन एंड अदर कॉस्ट। इस कॉस्ट को क्या कहते हैं? ठीक है, इस कॉस्ट को क्या कहते हैं पहले आपको पता होना चाहिए। क्या एक्सपेंशन जो होते हैं ऑफिस एक्सपेंशन, मान लीजिए आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और कंस्ट्रक्शन के कारण आप एक ऑफिस बना रखे हैं, तो उसमें जो खर्चे हो रहे हैं क्या उसका कंस्ट्रक्शन से कोई लेना देना है? क्या मटेरियल हो रहा है, कोई मैन पावर उससे जा रहा है? नहीं जा रहा। क्या वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं? नहीं कर रहे। रेंट, अगर आप किराया दे रहे हैं किसी चीज का, मान लीजिए ऑफिस लिया है आपने या कोई भी चीज लिया है, ठीक है, कोई फर्नीचर लिया है, उसका रेंट दे रहा है, तो उस रेंट, मान लीजिए आप आपने उपकरण खरीदा है, उसका कोई मतलब है क्या? नहीं मतलब है। तो ये क्या है? ये सब ओवरहेड चार्जेस है, अतिरिक्त चार्जेस है, ऊपरी खर्चे। ठीक, और इसका कुछ पता नहीं रहता कितने लगेंगे, इसको नहीं कैलकुलेट कर सकते आप। इसको एस्टिमेशन बनाते समय पहले आप नहीं बता सकते कि ऊपरी खर्चे इतने आए, इसीलिए इसको आप लमसम में जोड़ लेते हैं, इसको नहीं निकाला जा सकता एक्यूरेटली, तो इसको लमसम में जोड़ लेते हैं। यानी लमसम मतलब एक मुश्त में जोड़ लेते हैं। तो जो सुपरविजन चार्ज होता है, सुपरविजन मतलब जो देख रेख के लिए आपने इंजीनियर रखा, मान लीजिए आपने कोई इंजीनियर साइट पे हायर किया हुआ है जो आपके कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी देखेगा। ठीक, तो जब वो सुपरविजन करने जाएगा तो क्या कंस्ट्रक्शन करेगा? क्या वो कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करेगा। ठीक, लेकिन आपने उसको फिर भी हायर किया हुआ। ठीक, तो ये क्या है? ये ऊपरी खर्चे हैं, निर्माण लागत का इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये आपको रखना पड़ रहा, मजबूरी आप। ठीक, तो ये सुपरविजन क्या है? ओवरहेड चार्ज। तो इसका कंस्ट्रक्शन से कोई मतलब नहीं रहता इन खर्चों, लेकिन आपको फिर भी करने पड़ते हैं। जैसे मुंशी रखा है आपने, जैसे आपने गार्ड रखा हुआ, तो गार्ड क्या कुछ कर रहा है? क्या कंस्ट्रक्शन कर रहा है? क्या मिलावा मिला रहा है? नहीं, कुछ नहीं कर रहा है। ठीक, लेकिन आपको फिर भी रखना पड़ रहा है। तो ये क्या है? ये ओवरहेड चार्ज। फिर अगला क्वेश्चन आपके पास, द आर्ट ऑफ असेसिंग प्रेजेंट फेयर वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी। तो वही ऊपर वाला क्वेश्चन ही उठा के दोबारा दूसरी भाषा में पूछा। ठीक, क्या क्वेश्चन है? ये बोल रहा है कि आज के समय में अगर आपको किसी भी भवन की एक्यूरेट वैल्यू बतानी है तो उसको क्या कहते हैं? उस मेथड को क्या कहते हैं? ठीक, तो क्या कहते हैं? वैल्यूएशन कहते हैं। एस्टिमेशन तो क्या होता है? एस्टिमेशन तो जब निर्माण कार्य बना भी नहीं है, अभी निर्माण कार्य शुरू भी नहीं हुआ है, खाली उसके बारे में सोचा जा रहा है, ठीक, तभी आप एस्टिमेशन बनाते हैं। ठीक, लेकिन ये क्या कह रहा है? ये कह रहा भवन बन के खड़ा हुआ है और आज के समय में उसकी कीमत बता है, उसको क्या कहेंगे? वैल्यूएशन कहेंगे। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी और कमोडिटी एट द एंड ऑफ यूटिलिटी पीरियड विदाउट बीइंग डिसमेंटल इज नोन। ठीक, मान लीजिए आपके पास कोई वस्तु है या फिर कोई एसेट है या कोई संपत्ति है, ठीक, अगर उसकी आयु खत्म हो गई यानी लाइफ खत्म हो गई है, ठीक, और अभी भी वो खड़ी हुई अवस्था में है, ठीक है, खड़ी हुई अवस्था में लिखा हुआ है विदाउट डिसमेंटल, यानी उसको अभी डिसमेंटलिंग की नहीं किया गया प्रॉपर्टी। ठीक, उसकी उसकी खड़ी अवस्था में उसको क्या कहें? उसकी खड़ी अवस्था में उसको क्या कहते हैं? आपको पता है, सैलरी वैल्यू नाम में लिखा हुआ है। ठीक, और स्क्रैप वैल्यू क्या है? जब आप उसको गिरा देंगे जो उसकी कीमत रहेगी उसको स्क्रैप वैल्यू। ठीक, तो ये स्क्रैप वैल्यू और सैलवेज वैल्यू क्या हो सकती है? जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है।
फिर आपको बताया गया आरए बिल, आरए बिल का फुल फॉर्म पूछा गया। तो आरए बिल तो 3-4 तरह के बिल होते हैं, ठीक है। पहला होता है रनिंग बिल, ठीक, फिर होता है रिकरिंग बिल, ठीक है, रिसीविंग अमाउंट या फिर रिसिप्ट एंड अकाउंट बिल। तो ये सब तो बिल का टाइप ही नहीं है, एक ही बिल का टाइप ही है। तो आपको तो अगर बिल के टाइप ही पता हो तो भी आप बता देंगे क्या होता है आरए का मतलब क्या होता है, रनिंग अकाउंट। रनिंग अकाउंट, ठीक, फर्स्ट एंड फाइनल बिल आपने सुना होगा, ठीक है। तो ये सब क्या बिल के टाइप यानी भुगतान के तरीके होते हैं, किसको, कॉन्ट्रैक्टर को भुगतान के तरीके होते हैं, उसके लिए बिल बनाया जाता है। तो ये रनिंग अकाउंट बिल क्या होता है, समय समय पर आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन है, बड़े कंस्ट्रक्शन के लिए भी पूछ सकता है कि रनिंग अकाउंट बिल कहाँ यूज किया जाता है। तो ये जब बड़े कंस्ट्रक्शन होते हैं उसके लिए ये यूज किया जाता है। मान लीजिए आपको 15 तल्ले की बिल्डिंग बनानी है, ठीक है। तो आपने क्या किया, कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया, ठीक। अब क्या कॉन्ट्रैक्टर बेचारा इंतजार करेगा क्या कि 15 तल्ले का बिल्डिंग खत्म हो तब मुझे पैसा मिले, है। तो रोड पे आ जाएगा, मतलब अतरी पतरी सब बेचना पड़ेगा उसको। वो क्या करेगा, जैसे एक तल्ला अगर खत्म हो गया काम, तो वो क्या करेगा, रनिंग अकाउंट बिल बनाएगा, ठीक, बिल बनाएगा। अब उसका इंस्पेक्शन करेगा कौन, जो मालिक है। मालिक देखेगा कि जो जिस हिसाब से आपको स्पेसिफिकेशन दिया था उस हिसाब से ठेकेदार ने काम किया है कि नहीं। अगर किया है तो उसका बिल बनेगा, ठीक? बिल बनने के बाद उसको पास कराना होगा अथॉरिटी से, फिर जाके कॉन्ट्रैक्टर को पैसा मिलेगा, ठीक। फिर वो क्या करेगा, दूसरे तल्ले का काम शुरू करेगा। ऐसे ही ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो ये क्या है, रनिंग अकाउंट बिल, बिल चलता रहेगा, बिल आगे बनता रहेगा। जैसे आप लोग दूध वाले को, ये दूध वाला भी यही बिल है, हालांकि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है लेकिन बिल ऐसा ही होता है, आप महीने के महीने उसको पैसा देते रहते हैं, ठीक है। वो क्या है, रनिंग अकाउंट बिल। अगला क्या है, what is the quantities of the work item are difficult to quantify and the rate of analysis is also complex issue, but still the contractor is willing to undertake a work, then the type of contract best situated is। अब ये क्वेश्चन तो पहले समझ में नहीं आया होगा, सीधी सी बात, क्योंकि क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो उसका आंसर भी नहीं समझ में आएगा। ये बोल रहा है कि अगर आप किसी भी आइटम को क्वांटिटीफाई नहीं कर पा रहे, ठीक है, यानी आइटम को नहीं बता पा रहे कि कितना आइटम लगेगा, ठीक। दूसरा, उसका रेट भी नहीं पता है आप, ठीक है, उसका रेट भी नहीं पता है, तो आप कौन सा कॉन्ट्रैक्ट लेगा, यानी कॉन्ट्रैक्टर कैसे लेगा इस कॉन्ट्रैक्ट, ये पूछ रहा है। तो उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या करें। तो जब आपको आइटम नहीं पता है, आइटम रेट नहीं पता है, तो ये टी तो कभी हो ही नहीं सकता जीवन में, ये तो पहले एलिमिनेट हो गया, ठीक, ये तो पहले एलिमिनेट हो गया। और लेबर तो कब किया जाता है, लेबर कॉन्ट्रैक्ट कब होता है, जब आप केवल लेबर हायर करते हैं तब उसको कहते हैं लेबर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक। और ये तो आपको क्या मिलेगा, जैसे मान लीजिए आपके पास घर है, घर में वो कराना, पेंटिंग कराना, तो जो कॉन्ट्रैक्टर वो क्या बोलेगा, मैं इतने में पैसे में कर दूंगा, ठीक है। ना वो क्वांटिटी देखेगा ना आप क्वांटिटी देखेंगे, वो एक मुश्त में आपको बता दे रहा है कि मैं 500 रुपए में पेंटिंग कर दूंगा इस कमरे में। ये कब किया जाता है, जब आपको ये आइटम निकालना और रेट निकालने से बचना होता है, तब इसका यूज किया जाता है आइटम, ठीक। तो ये क्या हो गया, आपका लमसम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा आपका आंसर। क्यों, क्योंकि आप लमसम में दे देंगे, क्योंकि आपको ना आइटम पता है ना रेट पता है, दोनों ही चीजें नहीं पता है। हाँ, लेकिन इसका नुकसान क्या होगा, इसका नुकसान ये होगा, मान लीजिए आपके पास कोई कमरा था और आपने उसको पेंटिंग के लिए दिया, ठीक, और आप चाह रहे हैं, बीच में ही चाह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्टर को बीच में बोल रहे हैं कि मेरे बगल में एक छोटा सा स्टोर रूम बना हुआ, उस पर भी पेंटिंग कर दीजिए, ठीक, उस पर भी पेंटिंग कर दीजिए। तो कॉन्ट्रैक्टर कैसे कर देगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर ने तो लमसम लिया है और आप चाह रहे हैं कि अतिरिक्त काम भी कर दे उसी पैसे में, ठीक। तो आप ना वो कॉन्ट्रैक्टर बता पाएगा कि इसका कितना पैसा ले एक्स्ट्रा, ना आप उसमें बता पाओगे कि कितना पैसा एक्स्ट्रा ले। तो आपको अगर कुछ चेंज करना है इस कॉन्ट्रैक्ट में, बीच में कुछ चेंज नहीं कर सकते, इसलिए ये थोड़ा यूज नहीं किया जाता। लेकिन छोटे तौर पर, यानी छोटे कार्यों के लिए लमसम कॉन्ट्रैक्ट यूज किया जाता है। तो जब आपको आइटम नहीं पता है, यानी आइटम की क्वांटिटी नहीं पता है, ठीक है, यानी मीटर क्यूब में कितना है, मीटर स्क्वायर में कितना है, मीटर में कितना है, ये वैल्यू नहीं पता, ठीक। और क्या नहीं पता है आपको, रेट नहीं पता है, ठीक। इस केस में आप लमसम कॉन्ट्रैक्ट के लिए जाते हैं। तो एक मुश्त ही आप कॉस्ट बता, आपको ना रेट से मतलब है ना क्वांटिटी से मतलब। आइटम रेट कब किया जाता है, जब आपके पास आइटम भी हो और रेट भी हो, तभी तो आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट करोगे। लेबर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, लेबर कॉन्ट्रैक्ट होता है जब आप केवल लेबर प्रोवाइड करें, कॉन्ट्रैक्टर को मटेरियल से कोई मतलब नहीं, ठीक, केवल लेबर प्रोवाइड करें, ठीक। जैसे आप लोगों को भी अगर घर में छोटा मोटा काम कराना रहता है, घर बनवा रहा हूँ तो उसको पता हो, आप क्या करते हैं,
किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास जाते हो, उसको बोल देते हो कि मेरे को 5 मिस्त्री चाहिए, तू दे देता है, ये क्या लेबर कॉन्ट्रैक्ट। और ट्रंकी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जब पूरे मान लीजिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, तब बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो बड़ा प्रोजेक्ट में बहुत सारे हिस्से हो सकते हैं, ठीक है, छोटे छोटे हिस्से हो सकते हैं, एक पार्ट, 2 पार्ट, ये अलग अलग चीजें हो सकती है, ये अलग अलग मतलब स्पेशलाइजेशन की चीजें हो सकती है, 1 2 3 4 हो सकता है, कहीं पे सिविल इंजीनियरिंग का काम हो, कहीं पे मैकेनिकल का काम हो, कहीं इलेक्ट्रिकल का हो, कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, ठीक। लेकिन फिर भी आप क्या करेंगे, इसको इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को एक ही कंपनी को दे देते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं ट्रंकी कॉन्ट्रैक्ट। तो ये ट्रंकी कॉन्ट्रैक्ट है, उसका ऑप्शन क्या सही होगा, लमसम। जब आप आइटम नहीं निकाल सकते, डेट नहीं निकाल सकते, उसको कहते हैं, उसके लिए क्या यूज किया जाएगा, लमसम कॉन्ट्रैक्ट।